59. So हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ रहे थे और हमने एंड्रोशियम तक कंप्लीट कर लिया था। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुकी। आज हमें गाइनीशियम पढ़ना है और फिर उसके आगे हमें फ्रूट और सीड्स, ये सब चीजें पढ़नी है। पहले गाइनीशियम एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं, दोज आर फ्रूट्स एंड सीड्स, उनको देखेंगे, स्टडी करेंगे। एंड्रोशियम में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनिट स्ट्रक्चर इज स्टोमेन। स्टेमन का नंबर वेरिएबल है। इफ देर इज वन स्टेमन, मोनोएंड्रस। इफ मोर देन वन, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी। मोर देन वन में फ्री या फ्यूज्ड वाली बात आ गई, तो फ्री है तो पॉलीएंड्रस। अगर फ्यूज है तो अगेन दो पॉसिबिलिटी देखा हमने, आपस में फ्यूज है, फ्यूजन अमंग देमसेल्फ, तो कोहेशन। और अगर अदर फ्लोरल पार्ट से फ्यूज है तो एडहेशन। कोहेशन में भी ये कंडीशन थी कि फिलामेंट फ्यूज करेगा या एंथर फ्यूज करेगा या एंटायरली कंप्लीट फ्यूजन होगा, तो तीन पॉसिबिलिटी वहां थी। और फिर प्रॉपर टर्म्स निकल के आए थे, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस, सिंजिनेशियस, सिनेंड्रस। और ऐसे ही जब आप एडहेशन ऑफ स्टेमन पढ़ते हैं तो एपीपेटलस, एपीफिलस और गाइनेंड्रस। स्टेमन की लेंथ भी वेरिएबल थी, वो भी देखा था। दो ही पॉसिबिलिटी है उसमें, टेट्राडायनेमस कंडीशन या डाइडायनेमस कंडीशन, तो उनको भी हमने देखा था। तो हमने स्टेमन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे गाइनीशियम, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसकी यूनिट को हम कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर। और वहां पे भी ये सारी चीजें आएंगी कि किस किस तरीके से हम आगे जाएंगे। सो नेक्स्ट इज गाइनीशियम। We will start with gynoecium. फोर्थ जो पार्ट ऑफ द फ्लावर है उसको आप गाइनीशियम बोलते हैं। गाइनीशियम की अगर हम यूनिट लिखेंगे तो कार्पेल और पिस्टिल। जिम्नोस्पर्म में इसको आपने मेगा स्पोरोफिल करके पढ़ा होगा। सेम टर्म यहां भी यूज कर सकते हैं, बट कार्पेल और पिस्टल तो स्पेसिफिकली आप यहीं के लिए यूज करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कार्पेल और पिस्टल जो वर्ड यूज होगा वो स्पेसिफिकली यहाँ के लिए ही यूज होगा। ठीक है, तो अब कार्पेल या पिस्टल क्या है? दिस रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर आप लिखेंगे तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में फिर आएगा इसका स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या आएगा, नंबर भी आएगा, पर पहले हम स्ट्रक्चर पे पढ़ते हैं फिर नंबर पे देखेंगे। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किसी कार्पल में 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, स्टिग्मा, स्टाइल और एक सलन बेस पोर्शन होगा, लाइक दिस। नीचे थैलेमस या रिसेप्टिकल एज यूजुअल, है ना। तो ये स्वलन बेस है, जिसे ओवरी बोलते हैं। दिस इज सर स्वलन। गाइनिशियम के आगे जो लिखा है एक बार हेडिंग में वो एक बार बता दीजिए। गाइनीशियम के आगे लिखा है कार्पेल, CARPEL, कार्पेल और पिस्टिल, ये वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, कार्पेल और पिस्टिल। सर एक बार नीचे कर दीजिए, सर नीचे। और इसका स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कार्पेल या पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं। तो एक तो सबसे नीचे का पोर्शन है ओवरी, है ना। ये आप कह सकते हो कि ये सलन बेसल पार्ट है, नीचे का स्वेल किया हुआ बेस का पार्ट है। तो सलन बेसल पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी। इसके ऊपर जो पार्ट आएगा वो स्टाइल आएगा, है ना। स्टाइल क्या होता है, जो ओवरी को ऊपर वाले पार्ट से कनेक्ट करती है। तो ये आप कह सकते हो कि ये लॉन्ग है, सिलेंडर है, पतला सा पार्ट। और ऊपर जो सबसे ऊपर आएगा वो स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा को रिसेप्टिव डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैट डिस्क के जैसा बना है। जो मेल गैमेटोफाइट में पॉलन होंगे उनको रिसीव करने के लिए चाहिए, एक्चुअली पॉलन यहाँ लैंड करेगा, ग्रो करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये सारी बातें आएंगी। तो एक सिंगल कार्पेल के अंदर 3 पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये स्टिग्मा है या रिसेप्टिव डिस्क है, इसका काम क्या है, ये पॉलन को रिसीव करेगा। इसका फंक्शन क्या होगा, इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स। सर मेगास्पोरोफिल क्या लिखा है ये? मेगास्पोरोफिल इसी को बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में आप कार्पेल या पिस्टल वर्ड यूज नहीं करते, फ्लावरिंग प्लांट तो वो भी है ना, वहां पे जो वर्ड यूज करते हैं वो मेगास्पोरोफिल कहलाता है। अच्छा। स्टाइल का फंक्शन क्या है, जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो इसके अंदर से जाएगी, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है कि कार्पेल के अंदर जब जाएगा तो क्या आएगा। और ओवरी नीचे, ओवरी में यहाँ पे डिपेंड करता है, अभी हम अलग अलग बना लेंगे बट एक बना लेते हैं। एक सलन बेस है जिसको आप ओवरी बोल रहे हो, इसके अंदर एक टिश्यू आएगा फ्लपी सा, जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे मैंने ये 4 बना दिए। तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल। एक भी हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं, तो ये ओव्यूल्स हैं। और जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर क्या है, वो प्लेसेंटा है, कुशन के जैसा, जिसके ऊपर अटैच होंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, कुशन लाइक है स्ट्रक्चर, जिसपे ओव्यूल्स आएंगे, है ना। ओवरी और ओव्यूल के बीच में स्पेस होगा, जैसे यहाँ पे ये व्हाइट कलर की जगह खाली है ना। ये तो ब्लू लाइन तो ओवरी हो गई, अंदर ओव्यूल बन गया ब्लैक कलर से, बीच में स्पेस है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, स्पेस को बोलते हैं हम लॉक्यूल। लॉक्यूल क्या है, दिस इज कॉल्ड चैम्बर, और वी कैन से स्पेस बिटवीन ओव्यूल एंड ओवरी वॉल। ओवरी की वॉल और ओव्यूल के बीच में जो स्पेस आएगा वो क्या कहलाएगा, लॉक्यूल कहलाएगा। अगर एक स्पेस है तो आगे हम टर्म यूज करेंगे यूनिलॉकुलर, एक ही स्पेस होगा तो। 2 चैम्बर दिखाई देंगे तो बाइलॉकुलर, 3 है तो ट्राइलॉकुलर, 5 है तो पेंटालॉकुलर, ऐसे वर्ड आ जाएंगे आपके, है ना। तो अभी तो सर लॉक्यूल याद रखिए। बोलो। सर सर प्लेसेंटा सिर्फ ओव्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, ओव्यूल डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकते ओवरी की वॉल से। ओव्यूल हमेशा प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होंगे, चाहे आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, प्लेसेंटा इज ऑलवेज प्रेजेंट।
सर बिना इनका प्लेसेंटा काम, के ओव्यूल। सर वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में कोई हेल्प नहीं करेगा, मतलब प्लेसेंटा जैसे ह्यूमन में होता नहीं, है? प्लेसेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिशन जाएगा, इसीलिए तो अटैच है प्लेसेंटा से। ओके ओवरी की सर। वॉल, हाँ, जो न्यूट्रिशन जाएगा ओव्यूल के अंदर वो प्लेसेंटा से होके ही जाएगा, इसीलिए तो प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट है। जैसे ओके हमारी सर। बॉडी में होता है कि मदर के वॉर्म से अगर बेबी अटैच है तो बाया प्लेसेंटा होगा, वैसे प्लांट में भी सेम सिचुएशन है। ओव्यूल ओवरी से अटैच है तो बाई प्लेसेंटा ही होगा। जो ओव्यूल है वो नंबर में वेरिएबल है, मैंने आपको 4 बना दिए, आप 40 बना सकते हो, 400 बना सकते हो, एक भी बना सकते हो, सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है। और कैसे अटैच है वो भी वेरिएबल होगा, आगे हम प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो अरेंजमेंट ओव्यूल का कैसा है वो हम बाद में देखेंगे, बट होंगे जरूर। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, बाई प्लेसेंटा, दोनों के बीच में स्पेस या चैम्बर आएगा, दैट इज लॉक्यूल। बाहर से केवल हमें जो है वो ओवरी दिखाई देगा, दैट इज अ स्वलन बेसल पोर्शन। एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है स्टाइल, जहां से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, और ऊपर एक फ्लैट डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर है, उसे स्टिग्मा कहते हैं। ये पॉलन को रिसीव करती है। तो तीनों के फंक्शंस भी बता दिए। इसका फंक्शन है पॉलन को रिसीव करना। बोलो। सर रेसिपी डिस्क आई। रिसेप्टिव है, रिसीव करना। PIVE लिख लो स्पेलिंग में। दिस इज रिसेप्टिव डिस्क। रिसीव करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रिसेप्टिव लिखा गया है, रिसेप्टिव डिस्क है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। सर हाँ, सर यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स वगैरह कहाँ पे आएंगे फिर? वो अभी ओव्यूल का भी जब अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर आपको जो है वो मिलेगा फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके भी अंदर जब स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको एग सिनर्जिड एंटीपोडल और पोलर न्यूक्लियाई ये सब मिलेंगे। ओके सर। उसके लिए थोड़ा सा दे रखा है प्लांट किंगडम में, और डिटेल में दे रखा है 12th की एनसीईआरटी में। जब आप इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर इंटरनली स्टडी करोगे तब आपको उसमें मिलेगा पहले फीमेल गेमेटोफाइट, और उस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेल्स हैं, उनके नाम में सिनर्जिड एंटीपोडल और बाकी चीजें आएंगी, है ना। हमें अभी ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, वो 12th की बुक में दे रखा है। या प्लांट किंगडम में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, उसमें मेगास्पोर मदर सेल होगी जो डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाएगी, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसमें सिनर्जिड एंटीपोडल और एग और पोलर न्यूक्लियाई ये सब चीजें होती। तो थोड़ा सा प्लांट किंगडम में दिया है, थोड़ा सा क्या डिटेल में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 12th में है। स्टार्टिंग में प्लांट किंगडम में एक ब्रीफ लाइन मेंशन की गई है। यहाँ तो नहीं पढ़ना मैं ओव्यूल का, यहाँ तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो गाइनीशियम या कार्पेल का ही है। ये हो गया। कुछ केसेस में स्टिग्मा फ्लैट नहीं होती या स्टाइल ऐसी नहीं होती, चेंजेस बन जाते हैं। तो कुछ नोट्स करके या कुछ पॉइंट करके आप अलग से लिख सकते हैं। जैसे ये तो स्टिग्मा फ्लैट है ना, मैंने जो बनाई है वो फ्लैट है, इसीलिए डिस्क लिखा हुआ है, फ्लैट एंड डिस्क स्ट्रक्चर है। फ्लैट है तो पॉलन आसानी से लैंड कर पाएंगे। लेकिन ग्रासेस के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टिग्मा ऐसी होती है, ये हेयर लाइक है इनके ऊपर, ये स्टिग्मा ही है, ब्रिसिल पंख के जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और 3 में डिवाइड कर जाती है, ट्राइफिड होती है। दिस इज कॉल्ड हेयरी स्टिग्मा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस, 12th की बुक में है। आपको मैं यहां इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि स्टिग्मा में याद रखें आप। वीट वीट या ग्रासेस के अंदर हेयरी स्टिग्मा होती है, फ्लैट डिस्क के जैसी नहीं होती। इसी तरीके से आपने भुट्टे जो मक्का आता है उसमें आप सिल्क के जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, वो स्टाइल होती है एक्चुअली। दोज आर लॉन्ग सिल्की, लॉन्ग सिल्की स्टाइल्स। एग्जाम्पल में मेज, है ना। ये सब मॉडिफिकेशन में है, कहीं पे स्टिग्मा तो कहीं पे स्टाइल, है ना। ऐसे करके याद रखिए। एक क्वेश्चन पुराना है, 3 होती हैं फनल के जैसी, 1 2 3, और नीचे स्टाइल होगी, दिस इज स्टाइल। और ये क्या है,
3 funnel shaped स्टिग्मा। ये पूरा प्रेजेंट है। केसर का जो प्लांट होता है ना, कि केसर पे पूछा गया था कि केसर का एडिबल पोर्शन क्या है, मतलब केसर में जो हम खाते हैं वो खाते क्या है। तो केसर में हम खाते हैं उसकी स्टिग्मा और कुछ पोर्शन नीचे का जो स्टाइल का आएगा वो। 3 फनल शेप स्टिग्मा एंड सम पार्ट ऑफ स्टाइल, दिस इज व्हाट केसर इज, है ना। केसर, केसर को क्या बोलते हैं, सेफ्रॉन भी बोल देते हैं, और बॉटनी के हिसाब से वो क्रोकस कहलाता है। आप केसर ही लिख लीजिए एग्जाम्पल में, सेफ्रॉन। तो ये दो तो हम आगे 12th में भी पढ़ेंगे, ये आप याद कर लीजिए। ये मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कह लीजिए या कुछ उनसे रिलेटेड पॉइंट्स थे जो आपको समझा दिए कि ये पॉसिबिलिटी आएगी, है ना। सर बोलो। सर ये लॉन्ग के साथ क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग सिल्की। ओके सर। सिल्क होगा SILK, ठीक कर लो इसे, SILKY, सिल्की, सिल्क लाइक। अब चलते हैं नंबर पे। जैसे हमने स्टेमन का नंबर पढ़ा था और उनकी कंडीशंस पढ़ी थी, ऐसे गाइनीशियम में जो कार्पेल का नंबर है वो कितना है और उनकी क्या क्या कंडीशंस आती हैं, उन पे टर्न कर दूं शीट। यस सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज नंबर। कार्पेल का नंबर एक्चुअली कितना है, नंबर के बेस पे देखते हैं। नंबर ऑफ कार्पेल, नंबर में अगर एक है 1, और अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो सारी फ्री होंगी या फ्यूज्ड होंगी। ये चीजें तो आप समझ ही गए हो, आपने ऑलमोस्ट हर जगह लिखी हुई है। कार्पेल अगर एक है तब तो ना तो कोई फ्री वाली बात है ना कोई फ्यूज वाली बात है, क्योंकि वो तो अकेली है। जब कार्पेल का नंबर एक से ज्यादा होता है तो दो कंडीशन बन जाती है कि जितनी भी कार्पेल है वो आपस में फ्री है या आपस में फ्यूज है। अगर कार्पेल फ्री होते हैं तो इसे बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस का मतलब है सारी फ्री है, और सारी फ्यूज्ड होती हैं तो सिनकार्पस कहलाता है। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस वर्ड आएंगे। इस सिनकार्पस का मतलब है ऑल कार्पल आर फ्यूज्ड, आपस में फ्यूज हो गई है तो सिनकार्पस। और अगर सारी कार्पल अलग अलग है, किसी फ्लावर के अंदर 10 कार्पल है, सारी अलग अलग है, तो एपोकार्पस कंडीशन आएगी। अगर 10 है और सारी जुड़ गई तो सिनकार्पस कंडीशन बन जाएगी। तो फ्री या फ्यूज्ड के जो ये टर्म्स हैं ये आपको याद रखने। तो ये बात हो गई फ्यूजन की। नंबर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर 1 कार्पेल किसी फ्लावर के अंदर यानी गाइनीशियम में है तो इसे बोला जाता है मोनोकार्पेलरी। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो कार्पेलरी, है ना। अब मोनोकार्पेलरी के एग्जाम्पल में हमें क्या पढ़ना है, फैमिली फैबेसी। आगे हम फैबेसी फैमिली पढ़ेंगे जिसके एक फ्लावर में एक ही कार्पेल होती है। एक कार्पेल एक गाइनीशियम को ही रिप्रेजेंट कर देती है ना। और ये वन वही वाला है ना जो ऊपर लिखा है, क्या बेटा। जैसे जो वन नीचे लिखा है मोनोकार्पेलरी, वो वही है ना नंबर आपने सबसे फर्स्ट वाला लिखा है। हाँ वो 1 है। 1 है तो फ्री या फ्यूज की कोई बात ही नहीं आएगी, तो इसलिए इन दोनों टर्म को यूज नहीं करते इसके साथ। बट अगर 2 है तो ये बातें आएंगी कि दोनों फ्यूज हैं, तो बाई कार्पेलरली सिनकार्पस या बाई कार्पेलरली एपोकार्पस, ऐसी कंडीशंस आती जाएंगी। 3 है तो ट्राई कार्पेलरली सिनकार्पस या ट्राई कार्पेलरली एपोकार्पस, ऐसे वर्ड आएंगे, है ना। सर एक है तो दोनों में से कुछ यूज नहीं करना होता। बोलो। सर बीच बीच में स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो गई है। आज और मैनेज कर लो, आई थिंक कल या उसके बाद मैंने वो उनको बोल दिया है कि डिजिटल सेटअप करा देंगे, तो मैं आपको पेन टैब से पढ़ा दूंगा, उसमें स्क्रीन हमेशा सही ही आएगी, है ना। अब कुछ बच्चों को उस पे समझ में आता है, कुछ को पेन पेपर पे समझ में आता है, तो थोड़ा सा ये है। बाकी तो स्पीड आ ही रही है एज यूजुअल, ब्रॉडबैंड से आप पढ़ रहे हो। बाई कार्पेलरली अगर देखें कि 2 कार्पल प्रेजेंट हो, हम अभी जितनी भी पढ़ रहे हैं वो सब फ्यूज्ड की पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें फ्यूज्ड कार्पल की सिचुएशन आएगी, मतलब सबके साथ ये सिन कार्पस वर्ड रहेगा।
तो बाई कार्पेलरली में अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, ये बाई बन गया। इसके एग्जाम्पल में फैमिली ब्रेसिकेसी है, मस्टर्ड जिसमें आप पढ़ोगे, इसमें बाई कार्पेलरली होती है। आपके सिलेबस में सोलेनेसी फैमिली है, उसमें भी दो ही कार्पेल है ना, वो याद रखना है। और इवन अगर सनफ्लावर होता, सनफ्लावर की फैमिली नहीं लिख रहा, सनफ्लावर एग्जाम्पल याद रखिए कि उसमें भी दो ही कार्पेल होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर थ्री है तो ट्राई कार्पेलरली, इसमें एग्जाम्पल लिलिएसी फैमिली आपके सिलेबस में है, जो हमें पढ़नी है कि लिलिएसी में ऐसा होता है। बाकी कुकर बिट्स याद रखिए, उसमें भी तीन कार्पेल होती है ना। चार का एग्जाम्पल होता तो टेट्रा कार्पेलरली, बट हमें कोई पढ़ना नहीं है, हम पेंटा कार्पेलरली लिख लेते हैं। पांच है तो सॉरी, इधर लिख लो 5, तो इसको आप बोलोगे पेंटा कार्पेलरी। एग्जाम्पल अगर आप पेंटा कार्पेलरली का एग्जाम्पल लिखोगे तो पांच कार्पेल आपको भिंडी में दिखाई देती है, चाइना रोज या लेडी फिंगर। तो इस तरीके से याद रखिएगा। सर मतलब अगर हम फ्लावर को या फिर किसी को भी देखें तो हमें कैसे पता लगेगा क्या कार्पल है देखने से? आपको दिख जाएंगी, अगर माइक्रोस्कोपिक है तो सेक्शन कट करना पड़ेगा, नहीं तो नेकेड आई से भी देख सकते हो। मैं अभी आपको कुछ समझाऊंगा तो शायद आपको आइडिया लग जाए, वरना जो याद कर रहे हैं वो तो याद करना पड़ेगा। बट दिख जाता है, सारा मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नली विजिबल है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो सर ये ये नंबर हो गया, बोलो। सर ये 2, 3 और 5 की जो कंडीशन है वो फ्यूज्ड वाली है ना? हाँ, ये सब फ्यूज्ड वाली है, मतलब वन को छोड़ दो तो हमें जितनी पढ़नी है सब में फ्यूज्ड है। एपोकार्पस में पॉलीकार्पेलरली आएगी, बेसिकली उनमें नंबर फिक्स नहीं होता, और जब आएगी हम तब का तब देख लेंगे। फिलहाल के लिए आप सारे फ्यूज्ड वाली ही सिचुएशन है। ओके सर। ठीक है, तो ये नंबर के हिसाब से हो गया और फ्यूजन के हिसाब से भी हमने देख लिया कंडीशन, है ना। एपोकार्पस में आप एग्जाम्पल आगे कहीं लोटस पढ़ोगे या रोज पढ़ोगे, अगर आपको लग रहा है एपोकार्पस में, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल सीधे सीधे लिख लीजिए। इनके एग्जाम्पल में रोज और लोटस दोनों फ्लावर हैं, दोनों आप जानते ही हो। लोटस और रोज में एपोकार्पस कंडीशन है। बाकी जितनी भी आप पढ़ रहे हो ये सब तो हमें बहुत सारी फैमिलीज आगे पढ़नी भी है, और भी एग्जाम्पल्स आएंगे। इन सब में सब जगह सिनकार्पस कंडीशन है, कोई इशू नहीं। सर हाँ बोलो। सर मतलब इसमें फ्यूज होने की कंडीशन होती है जैसे कि सिर्फ वो स्टिग्मा ही फ्यूज्ड है या स्टाइल ही फ्यूज्ड है, ऐसा कुछ? अच्छा, मतलब इनमें पार्ट क्या फ्यूज होगा? पार्ट नीचे से फ्यूज होगा, ओवरी फ्यूज करनी है आपको मेनली। तो ये कार्पल में जो मेन पार्ट है जिसमें ओव्यूल कैरी हो रहे हैं वो ओवरी है, तो बेसिकली ये ओवरी के फ्यूजन की बात है। स्टिग्मा स्टाइल अगर फ्यूज है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी कोई अलग कंडीशन नहीं करनी। ओके सर। ओके, तो ये नंबर और बोलो। सर जो पेंटा कार्पेलरी कंडीशन है उसमें सिर्फ चाइना रोज और लेडी फिंगर है या पूरी मालवेसी फैमिली है? पूरी मालवेसी है, वो तो आप जानते हो, कॉटन भी यस। जानते ही हो। यस सर। मालवेसी है वैसे तो, यहाँ जो फैमिली है वो मालवेसी है। बस मालवेसी के नाम पे आपको जब भी कुछ पढ़ाया जाएगा तो चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, हमने पिछली क्लास में भी लिखा था। तो और कुछ मालवेसी में है ही नहीं, और एनसीईआरटी ने बार बार मालवेसी की जगह या तो चाइना रोज लिखा हुआ है या लेडी फिंगर लिखा है कुछ जगह पे। तो ये याद रखना है कि जहाँ चाइना रोज है वहां लेडी फिंगर भी आंसर हो सकता है, जहाँ लेडी फिंगर एनसीईआरटी ने लिखा है वहां चाइना रोज भी हो सकता है, दोनों की जगह कॉटन भी हो सकता है। तीन प्लांट एक ही फैमिली के हैं और सबके कैरेक्टर्स कॉमन है ना। ठीक है, ये सर बोलो। सर ये जो बाय कार्पिलरी है सर, इसमें दो दो कार्पल फ्यूज्ड है या फिर मतलब दो दो ग्रुप के अंदर फ्यूज्ड है? दो दो ग्रुप के अंदर होंगी, कैसे होंगी? दो दो चीजों को अगर जोड़ना है तो ग्रुप एक ही बन जाएगा ना। तो सर मतलब अगर इसमें दो कार्पल ही फ्यूज होंगे? और क्या, अगर एक फ्लावर में दो ही कार्पेल हैं
तो ग्रुप तो एक ही बना ना, दो को मिला के एक बना दोगे, यस सर। है ना। अगर चार होती तो आप कहते कि सर दो का अलग ग्रुप है, दो का अलग ग्रुप है, लेकिन वैसी सिचुएशन तो है नहीं। यहाँ ग्रुप नहीं बनेगा। जब यहाँ फ्यूजन होगा तो सब एक ही ग्रुप में जाएंगी, चाहे 50 कार्बन बना लो, ग्रुप एक ही बनेगा उनका। पांच बना लो तो भी एक, तीन बनाओगे तो भी एक, दो बनाओगे तो भी एक का तो एक होता ही है ना। जो चीज एंड्रोशियम में थी सेम आपको गायनीशियम में नहीं मिलेगी। एंड्रोशियम के पॉइंट्स एंड्रोशियम में याद रखने, गायनीशियम के पॉइंट्स गायनीशियम पे अप्लाई करने। ओके ठीक है, सर। ओके। अब नेक्स्ट क्या आएगा, जैसे ये मैंने भी डायग्राम बनाया, ये मैंने क्या किया है, कार्पेल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया है। जैसे ये कार्पेल है, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया तो मुझे इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दिया। अगर ये कार्पेल होता और मैं ऐसे कट करता, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन बनाता, तो मुझे ये पता चलता कि ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या है ओवर द प्लेसेंटा। ये तो आपको सामने से कट किया गया है तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्लेसेंटा साइड में है और ओव्यूल इधर है। लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसवर्स कट करता तो एट ए टाइम एक ही दिखाई देता ओव्यूल। यहां से अगर कट करोगे तो एक ही ओव्यूल तो आएगा कट सेक्शन पे, यहां से कट करोगे तो आपको चार दिखाई देंगे। तो प्लेसेंटेशन क्या, प्लेसेंटेशन एक वर्ड आएगा जो इंपॉर्टेंट है गायनीशियम में। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवर प्लेसेंटा इन ओवरी, क्योंकि ओवरी और के अंदर ही प्लेसेंटा और ओव्यूल आप बेसिकली पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हमारा प्लेसेंटेशन है। ये नंबर था, उसमें फ्री या फ्यूजन भी आ गया था। प्रेजेंटेशन क्या है, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। सर उसमें फोर का नहीं ज्वाइन हो सकते ऊपर वाले में? फोर का एग्जाम्पल एक्चुअली आपके सिलेबस में कहीं है नहीं, इसलिए छोड़ दिया। फोर का भी मिल जाएगा लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है उसमें। विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट प्लेसेंटा पे कैसा है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अब ये अलग अलग टाइप का है प्लेसेंटेशन, है ना। 5 टाइप एनसीईआरटी में है, टोटल 6 होते हैं, तो हम सारे पढ़ेंगे, 6 टाइप के प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। पहले ये समझो कि ये समझ में कैसे आएगा। हम नेचर में क्या करते हैं, हम जो देखते हैं अपनी डेली लाइफ में वो फ्रूट को देखते हैं, और फ्रूट के अंदर आपको सीड दिखाई देता है। जैसे आपने मटर की फली को खोला, सब्जी में जो मटर आती है उसको खोलोगे तो मटर की फली एक फ्रूट है, और उसके अंदर मटर के हरे वाले आपको सीड्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये फ्रूट और सीड आपने देखा। आप मान लीजिए बस केवल कि जब ये मटर की फली प्लांट में लगी होगी और प्लांट में जब कभी ये फ्लावर रहा होगा, तो जहां मटर की फली है वहां होगा ओवरी, और जहां मटर के सीड्स हैं वहां होगा ओव्यूल। अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ लिया है तो उसमें सर ने पढ़ाया होगा, ओव्यूल से बन जाते हैं सीड और ओवरी से बन जाता है फ्रूट। तो हम देखते तो नेचर में है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर, बट हम इमेजिन अभी क्या करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। क्योंकि प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन ये नहीं है कि अरेंजमेंट ऑफ सीड ओवर प्लेसेंटा विद इन फ्रूट। फ्रूट के अंदर सीड का अरेंजमेंट प्रेजेंटेशन नहीं कहलाता, ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट प्रेजेंटेशन कहलाता है। सिर्फ आप इमेजिन करने के लिए वो चीज लाएंगे, अदरवाइज हम फ्रूट का डायग्राम नहीं बना रहे, हम ओवरी का ही बनाएंगे। जहां सीड है वहां ओव्यूल मान लीजिए आप। तो जैसे मैं मटर की फली बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मटर का डायग्राम बना रहा हूँ, फ्रूट का बना रहा हूँ, सीड का बना रहा हूँ। बेसिकली वो ओवरी और ओव्यूल है। बस आपको ध्यान रखना है कि अच्छा मैंने ऐसे देखा है तो प्री फर्टिलाइजेशन वैसा रहा होगा प्रोबेबली, है ना। तब आप इन चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो एज पर टेक्स्ट जो याद करना है वो तो आपको याद करना ही है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन है वो है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, है ना। अब मार्जिनल प्रेजेंटेशन दो तरीके से आएगा। जैसे एक मैं आपको मटर की फली बना के दिखाता हूँ, ये मटर की फली है, आप इमेजिन कर लीजिए बस, है ना। यहाँ पे मटर की फली का स्टॉक आएगा, इसके ऊपर जाऊंगा तो स्टिग्मा और स्टाइल आएगा। एक्चुअली ऐसे आएगा, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है।
अगर आप कट करोगे तो यहाँ पे ये एक लाइन आपको डार्क नजर आएगी मटर की फली में फ्रूट बनने के बाद, और यहाँ पे एक डबल लाइन भी नजर आएगी ऐसे। और इसमें एक सीड यहां से है, एक यहां से है, एक यहां से है, एक यहां से, एक यहां से, 5-6 सीड तो मटर की फली में होती है ना। तो एक्चुअली ये ऐसा है, ये मैंने क्या किया है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया, एलएस समझते हैं ना, एलएस और टीएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन है ना। अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन बनाओगे तो कैसा आएगा, इट लुक्स लाइक दिस, ये प्लेसेंटा आएगा, दिस स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा, और उसके अंदर ये ओव्यूल आ जाएगा है ना, ये है ओव्यूल और ये है ओवरी, यहाँ पे ये है ओवरी और ये है ओव्यूल। अंदर का स्पेस क्या कहलाएगा, अभी आपने लिखा था लॉक्यूल, और रही बात प्लेसेंटा की तो वो डार्क लाइन की फॉर्म में साइड में आ गया। दिस वन इज प्लेसेंटा है ना, यहाँ पे ये प्लेसेंटा है। केवल यही डायग्राम ऐसा है जिसमें मैंने टीएस और एलएस आपको दोनों बनाए हैं, बाकी सब में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। अगर फली को ऐसे कट करोगे तो एक बाहर की मटर की फली की बाउंड्री, अंदर एक सीड और साइड में प्लेसेंटा। इस स्ट्रक्चर को घुमा मत दीजिएगा, गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि आपको मैंने पिछले डायग्राम में कहीं मदर एक्सिस समझाया था कि हम जो भी बनाते हैं ये एक्सिस है, लाइन सीधी। जब फ्लावर का डायग्राम बनाया था, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, तो आपको मदर एक्सिस समझाया था कि ये मदर एक्सिस है, तो मदर एक्सिस के साइड में आएगा प्लेसेंटा। अगर आपने इसको घुमा दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे घुमा दोगे तो 180 डिग्री होगा, ऐसे कर दोगे तो 270 हो जाएगा, ऐसे कर दोगे तो 360 हो जाएगा। अपनी मर्जी से नहीं घुमाना है। फ्लावर नीचे आएगा, ये थैलेमस आएगा, ये फ्लावर का स्टॉक आएगा, है ना? तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी में ओव्यूल और ये प्रेजेंटेशन, और नीचे थैलेमस, और ये, और बाकी जहां तक है स्टेमेन, आप कैलिक्स करोला सब बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये पहला प्रेजेंटेशन है जिसको आप बोलते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन, है ना, दिस इज मार्जिनल। सो मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या है, जिसमें ओव्यूल अलोंग द मार्जिन होंगे, मार्जिन मतलब किनारा, तो जो ओव्यूल्स है वो किनारे पे होंगे। इवन मटर की फली अगर आप ध्यान से खोलोगे, जैसे आप सब्जी घर में कौन बनाता है मैं नहीं कह सकता, बट मटर की फली को अगर आपने प्रॉपरली तोड़ा तो जब आप उसके दोनों हिस्से मटर की फली के अलग करोगे, आधे सीड इधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे, और ऑल्टरनेट होंगे, सो दैट जब वो बंद हो तो ये वाला सीड यहाँ आ जाए, ये वाला सीड यहाँ चला जाए, एक दूसरे में फिट हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रॉपर फिक्स है, मतलब अगर मैं ओपन करके बनाऊं तो आइडियली ये ऐसे बनेगा। ये प्लेसेंटा हो गया। एक अगर इधर आ रहा है तो एक इधर जाएगा, एक इधर आ रहा है तो फिर एक इधर जाएगा, एक इधर आ रहा है तो फिर एक इधर जाएगा, ऐसे। इस तरीके से अब जब आप बंद करोगे तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, बंद करके आपको ऐसा दिखाई देगा। इसीलिए मटर पे आपको, मटर की फली पे यहाँ पे एक तरफ 2 लाइन दिखाई देंगी और एक तरफ केवल एक सिंगल लाइन है, मतलब ये मुड़ गई है ऐसे। और जब ये मोड़ोगे तो जहाँ पे मुड़ के जुड़ेगी, एक कार्पेल को अगर रोल कर दो तो रोल करने पे जहाँ पे ज्वाइनिंग आएगी वो ज्वाइनिंग ये है, दिस इज कॉल्ड द मार्जिन, और इस पे प्लेसेंटा है, इसलिए प्लेसेंटेशन क्या बन गया, मार्जिनल प्लेसेंटेशन बन गया, है ना। डेफिनेशन एक बार एनसीईआरटी से आपको पढ़नी है, क्योंकि मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये मार्जिनल है, कि प्लेसेंटा एक रिज बनाएगा, है ना, इसको रिज बोलते हैं, और ये वेंट्रल साइड है ना, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल साइड, जैसे डॉर्सल वेंट्रल आप पढ़ते हैं ना, ये वेंट्रल है। सूचर, सूचर का मतलब होता है जहां से कट लगाया जाता है, तो मटर की फली को खोलते हैं तो यहीं से खोलते हैं, इसको हम वेंट्रल सूचर बोलते हैं, यहीं से मटर की फली खुलेगी। सो दिस इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ओव्यूल्स इस रिज पे ही आएंगे, इस वेंट्रल सूचर पे ही आएंगे, ये फिक्स है। अंदर से देखोगे तो एक चैम्बर है, तो ये कैसा होगा, यूनिलॉकुलर बन जाएगा, है ना, मार्जिनल में। हटा दूं शीट, नो सर, बस यस एक सर। बनाओ या लिखो जैसे भी है।
सर हो गया। हो गया। मार्जिनल में आपको नोट डाउन क्या करना है कि मार्जिनल में एक ओवरी है, वो ध्यान रखना है। देखो, जो हम टेक्स्ट में नोट कर सकते हैं वो शॉर्ट में ये कि एक ओवरी है तो ये मोनो कार्पेलरी हो गया, एक ही चैम्बर है तो यूनी लॉकुलर हो गया, है ना, ओवरी। ठीक। ओव्यूल्स मैनी है, मटर की फली में आपको सीड्स का नंबर ज्यादा ही दिखाई देगा, मतलब 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, एक तो नहीं होता, फिक्स है। तो मैनी ओव्यूल्स होंगे। जो प्लेसेंटा है वो मार्जिन पे होगा, दैट मार्जिन इज कॉल्ड वेंट्रल सूचर। इसकी जो रिज यानी इसके जो किनारे हैं उनके ऊपर आपको ओव्यूल का नंबर मिलेगा, और 2 रो में होगा, जैसे मैंने अभी खोल के आपको दिखाया, फॉर्मिंग 2 रोज। ये सब की पॉइंट्स हैं मार्जिनल को समझने के लिए। जब आप मटर की फली को खोलोगे तो आधे सीड्स एक तरफ जाएंगे, आधे एक तरफ, वो भी ऑल्टरनेट मैनर में, सो दैट जब वो फली बंद करो आप तो एक के अंदर एक सीड फिट हो जाए और स्पेस बन के तैयार हो जाए। एग्जाम्पल क्या हो गया मार्जिनल प्रेजेंटेशन का? फैमिली फैबेसी का कैरेक्टरिस्टिक है। वो मोनोकार्प दिखता। एक ही कार्पेल होती है, ये फ्यूज कर जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, ये एक ही कार्पेल है। तो अभी मोनोकार्पेलरली के एग्जांपल में फैबेसी तो लिखा था आपने, हो गया। सो सर हाँ बोलो। सर इसका जो प्लेसेंटा है उसके मतलब वेंट्रल उसको पाया जाता है, इसलिए इसका नाम मार्जिनल प्लेसेंटा है। हाँ, उस वेंट्रल सूचर को मार्जिन बोलते हैं, तो इसलिए प्लेसेंटा का नाम, प्लेसेंटेशन का नाम मार्जिनल रख दिया गया। सर ये रिजेस क्या है? रिज मतलब किनारा, हम्म, 2 किनारे होते हैं ना। आप घर में लाके मटर की फली को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक अच्छी सी हेल्दी सी मटर की फली ढूंढिएगा तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। मतलब इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि हम जो नेचर में देखते हैं दैट इज फ्रूट एंड सीड, बट आपको बस इमेजिन करना है कि जो आप फ्रूट समझ रहे हो वो फिलहाल के लिए ओवरी है, और जो आप सीड समझ रहे हो वो फिलहाल के लिए ओव्यूल है। चैम्बर पहले भी होता है, चैम्बर बाद में भी होता है, जगह आपको दिखाई देगी दैट इज लॉक्यूल। कितने चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, कितने ओव्यूल हैं, किस जगह पे अरेंज है, फ्रूट कैसा दिखाई दे रहा है, बस फ्रूट और सीड की जगह ओवरी और ओव्यूल इमेजिन कर लीजिए। बहुत सारे प्रेजेंटेशन आप नेचर में ही समझ जाओगे कि मैंने देखे हैं, या मैं आइडियली अंदाजा लगा सकता हूं कि क्या रहा होगा इनटू द फ्लावर, क्योंकि आप फ्लावर को तो नहीं देख पाते, आप फ्रूट और सीड को ही देख पाते हो। वही मार्केट में आ रहे हैं तो इसलिए ये होता है कि फ्रूट और सीड तो हमने देखा हुआ है तो मुझे समझ में आ जाएगा। सेकंड सर ये इज, रिजेस दो कैसे होते हैं? 2 होते ही हैं बेटे, 2 4 भी हो सकते हैं रिजिस, किनारे तो आप कितने भी बना लो, इसमें 2 हैं, लिखा तो है फॉर्मिंग 2 रोज, 2 किनारे हैं। मान लीजिए ये सर ये कार्पेल समझ है, नहीं आता। अब कैसे समझाऊं बताओ फिर आपको। ये एक कार्पेल है, कार्पेल भी एक यस। लीफ का मॉडिफिकेशन होता है ना। जब भी कैलेक्स करोला एंड्रोशियम गैनीशियम सब लीफ से बनते हैं। अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये गड्ढा बन गया, इसमें ओव्यूल बना लिए, अब मुझे बंद करनी है, कार्पेल को सेफ कैसे करोगे? तो मैं दूसरी कार्पेल तो ला नहीं सकता क्योंकि फैमिली में एक ही कार्पेल होती है। अब करना क्या है, मैं इसको घुमा के इसके ऊपर लाऊंगा, मतलब मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगा। जब जब आप बंद करोगे तो दोनों लाइनें मिलेंगी ना, तो जहां पे दोनों यस लाइनें सर। मिलती हैं उस लाइन को वेंट्रल सूचर कहते हैं। दोनों लाइनें आपने जोड़ दी, अब जब दोनों लाइनें जोड़ दी तो दोनों लाइनों पे ही ओव्यूल अरेंज होंगे। मैंने आपको बताया कि ओव्यूल ओवरी की वॉल से डायरेक्ट नहीं अरेंज हो सकते, आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, आपको मानना पड़ेगा कि वहां प्लेसेंटा है, सीधी सी बात है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप नहीं देख सकते, आप 11th के स्टूडेंट हो, मैं पीएचडी किया हुआ हूं, तो दोनों की समझने में और समझाने के तरीके में फर्क हो सकता है। तो प्लेसेंटा इज ऑलवेज देयर। तो प्लेसेंटा आप मान लीजिए कि, और ओव्यूल पे ही प्लेसेंटा होगा, कहीं और तो होगा नहीं, प्लेसेंटा का काम ही यही है कि ओव्यूल को अटैच करना। तो जहां पे वो मार्जिन है वहीं पे प्लेसेंटा ग्रो कर गया, तो हमने नाम दे दिया मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ऐसे बन जाएगा। इससे ज्यादा ओके। कोई अच्छा तरीका हो नहीं सकता, बिकॉज
एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है फिर आप वो लाइन याद कर सकते हैं कि कई सारे ओव्यूल हैं जो मार्जिन पे अटैच हैं, दैट फॉर्मिंग द वेंट्रल सूचर इन द 2 रोज। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, कोशिश करो समझने की। और नहीं तो फिर याद तो करना ही है कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन फैबेसी फैमिली में होता है। फैबेसी के एग्जाम्पल हम बहुत सारे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको शुरू से फैमिली ही लिखाई है, आपको याद भी फैमिली ही करनी चाहिए। दूसरा क्या है, पैराइटल। जैसे मार्जिनल था, अब सेकंड क्या है, पैराइटल। पैराइटल में क्या होगा, जो ओव्यूल है वो इनर वॉल पे आएंगे। अब ये कैसे बनेगा, पहले तो ये कि कार्पेल का नंबर या तो बाई कार्पेलरली हो या मल्टी कार्पेलरली, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है बट मोनो नहीं हो सकता। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा, सारी कार्पेल दो हो या दो से ज्यादा हो, सब फ्यूज करके एक ग्रुप में होनी चाहिए, सिन कार्पस होनी चाहिए। तीसरा, जब वो फ्यूज करेंगी, मान लीजिए ये एक कार्पेल है ये एक कार्पेल है, यहां भी स्पेस है यहां भी स्पेस है, जब ये फ्यूज करेंगी तो बीच में जो वॉल आ रही है ना वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो होंगी तो दो कार्पेल फॉर एग्जाम्पल, लेकिन दोनों कार्पेल के अंदर चैम्बर एक ही बनेगा, यूनिलॉकुलर होना चाहिए। दो कार्पेल के दो चैम्बर नहीं होंगे या 10 कार्पेल के 10 चैम्बर नहीं होंगे, चैम्बर अंदर से एक ही आएगा। लेकिन कार्पेल का ओरिजिन बहुत सारा हो सकता है, एक नहीं होगा, बाई कार्पेलरली और मल्टी कार्पेलरली, जैसा भी ऑप्शन है वो आपको याद रखना है। अब ओव्यूल कहां पे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल्स जो आएंगे दे आर ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। इसको आप बोलते हैं ऑन पेरिफेरी। पेरिफेरी की वजह से ये पैराइटल वर्ड आया है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आपकी बुक में दो दिए, एक मस्टर्ड, मस्टर्ड की फैमिली आपने लिखा है ब्रेसिकेसी, और एक दूसरा है आर्जिमोन। अब मस्टर्ड का मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। मस्टर्ड का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन में देखोगे तो मस्टर्ड में दो कार्पेल होती हैं, एक ये है एक ये है, दोनों कार्पेल फ्यूज कर गई तो दोनों के बीच में चैम्बर एक ही बनेगा। बोलो। एर्जीमून। हाँ, आर्जिमोन। आर्जीमून। हाँ, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये दो कार्पेल है, मस्टर्ड में दो होती है आर्जिमोन में नहीं होती, तो अभी मैं मस्टर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये फैमिली आगे आपको पढ़नी है तो इसलिए समझा रहा हूँ कि मस्टर्ड में ये दो कार्पेल है, दोनों फ्यूज हो गई, एक ये कार्पेल है एक ये, दोनों के बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई, तो ये बाई कार्पेलरली हो गई, दो कार्पेल है तो यूनिलॉकुलर हो गई, एक ही चैम्बर बन गया ना, दो चैम्बर तो है नहीं यहाँ पे, अब तो ये अंदर से एक ही चैम्बर है। अब प्लेसेंटा कहाँ डेवलप होगा, प्लेसेंटा जो इनर वॉल होगी, अंदर की वॉल ये है, तो यहां पे प्लेसेंटा डेवलप होता है, ये प्लेसेंटा है। और जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होगा ये प्लेसेंटा ग्रो करके बीच में पहुंच जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटल ग्रोथ। इसको हम बोलते हैं रेपलम। रेपलम ब्रेसिकेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रेपलम क्या है, दिस इज बेसिकली द प्लेसेंटा जो एक चैम्बर को दो में डिवाइड कर रहा है तो ये यूनिलॉकुलर बट appears एज बाइलॉकुलर। आंसर हमेशा यूनिलॉकुलर आएगा, लेकिन कभी पूछा जाए कि बाइलॉकुलर क्यों दिखाई देती है, ड्यू टू रेपलम, प्लेसेंटा के बीच में ग्रो करने आने की वजह से दो पार्टीशन की जगह दो पार्टीशन दिखने लगते हैं, बट एक्चुअली पार्टीशन एक ही कंसिडर किया जाता है। जैसे एक कमरे में आपने बीच में पर्दा डाल दिया तो क्या वो पार्टीशन है, वो पार्टीशन नहीं है। क्यों पार्टीशन नहीं है, बिकॉज पर्दा है, आप कभी भी हटा दीजिए, बट अगर दीवार बना दी जाए बीच में तो पार्टीशन हो जाएगा ना। वो वॉल कैसे बनेगी वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद वाले में। तो ये ट्रू सेप्टम नहीं कहलाता, दिस इज कॉल्ड फॉल्स सेप्टा।
इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स सेप्टम बोलते हैं, है ना। तो ये फॉल्स सेप्टम है। अब इसमें आपको सीड यानी ओव्यूल कहाँ नजर आएंगे, एक यहाँ ये नजर आ रहा है, एक यहाँ ये नजर आ रहा है ना। ये ट्रांसफर सेक्शन में है टीएस में, सब टीएस ही बनेंगे, बस केवल एक मार्जिनल में आपने एलएस बनाया था, एलएस और टीएस दोनों बनाए थे। तो ये ओव्यूल हो गए, ये लॉक्यूल हो गया, चैम्बर एक ही चैम्बर है तो यूनिलोकुलर लिखा ही हुआ है, दो कार्पेल है तो बाई कार्पेलरली लिखा हुआ है। तो ये मस्टर्ड का डायग्राम है ना। सरसों की फली देखी है किसी ने, नो सर। नहीं, इसीलिए फिर अब देखी नहीं है तो याद ही कर सकते हैं। सरसों की जो कच्ची वाली फली होती है सिंगरी बोलते हैं यहाँ पे, वो आती है बंडल सा, उसकी सब्जी बनाई जाती है। जानते हैं सिंगरी, कोई जानता है? नहीं सर। नहीं, कोई बात नहीं। सरसों की फली मार्केट में आती है और वो सिंगरी कहलाती है, उसको हम सब्जी बनाने में यूज करते हैं। मैं देखो ऐसे दिखाता हूँ, ये हाथ देख रहे हैं मेरे दोनों, ये दो कार्पेल है, दोनों फ्यूज कर गई। अंदर एक लाइन आनी चाहिए थी बेसिकली, जब दो कार्पेल को मिलाओगे तो बीच में एक लाइन आएगी, वो लाइन हटा दो तो ये यूनिलोकुलर हो गई। जब सरसों की फैमिली खुलती है तो ये ऐसे खुलती है, जैसे मटर की फली खोलोगे तो मटर की फली को आपने ऐसे खोला तो आधे सीड हैं आधे इधर जा रहे हैं। लेकिन जब सरसों की फली बोलते हैं, लेकिन उसे फली मतलब टेक्निकली बॉटनी में लेग्यूम नहीं कहते, जब सरसों का वो फ्रूट खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, जब ऐसे खुलेगा तो प्लेसेंटा तो बीच में है, तो सीड आपको यहाँ दिखाई देगा और यहाँ दिखाई देगा। ये तो दोनों शेल अलग हो गई, दोनों कार्पेल के स्ट्रक्चर अलग हो गए, बीच में प्लेसेंटा है जिसपे दोनों तरफ आपको सीड्स नजर आ रहे हैं। बंद कर दोगे तो भी प्लेसेंटा बीच में है और सीड नजर आ रहे हैं। लेकिन मटर में क्या था, मटर में प्लेसेंटा मान लीजिए यहाँ पे था, तो जब आपने इसको खोला तो आधे सीड यहाँ से जुड़े हैं आधे सीड यहाँ से जुड़े हैं। ऐसे करके स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हो। फिलहाल पैराइटल सर आपने प्रेजेंटेशन, क्या लिखा है? प्लेसेंटा के नीचे रेपलम, REPLUM, जो ये फॉल्स पार्टीशन या सेप्टा बनेगा उसको रेपलम कहते हैं। ये फॉल्स इसीलिए क्योंकि ये प्लेसेंटा से बना। अगर ओवरी की वॉल से बने, कि हम दो ओवरी को फ्यूज करा रहे हैं ना, तो बीच में तो ओवरी की वॉल आनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ ओवरी की वॉल तो नहीं आ रही, वो तो डिसॉल्व हो गई। इसीलिए इसको आंसर हमेशा दिया जाता है यूनिलोकुलर, कि पैराइटल प्रेजेंटेशन में या मस्टर्ड में ओवरी कैसी है, तो आंसर आएगा यूनिलोकुलर। लेकिन जब आप देखोगे तो वो बाइलोकुलर दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि बीच में प्लेसेंटा ग्रो कर जाएगा तो दो चैम्बर नजर आएंगे, ये चैम्बर अलग है ये चैम्बर अलग है। लेकिन ये दोनों बॉटनी के हिसाब से एक ही कंसिडर होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई परमानेंट पार्टीशन नहीं है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। थर्ड पे चलते हैं, दैट इज एक्साइल। बोलो। सर सर यहाँ पे भी दो ही ओव्यूल्स होते हैं या ज्यादा हो सकते हैं? वो तो नहीं, दो से ज्यादा हो सकते, चारों तरफ है, वो तो मैं डायग्राम में दो दिखाए हैं। इसमें ओव्यूल का नंबर कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। ओव्यूल ओके का नंबर जहां भी आएगा इंपॉर्टेंट, वो लिख दिया जाएगा आपको। जहाँ पे फिक्स होगा कि एक ही ओव्यूल हो सकता है, दो भी नहीं हो सकते, तो जहां पे वो एक आएगा वहां लिख दिया जाएगा, बाकी सब जगह अनकाउंटेबल है। थर्ड is called exile presentation. Exile. अब exile में क्या है, exile में भी सेम सिचुएशन है कि आप exile में बाई कार्पुलरली से लेके मल्टी कार्पुलरली तक जा सकते हो, बाई कार्पुलर टू मल्टी कार्पुलरली ओवरी हो सकती है, ठीक है। सिन कार्पस होंगी, सारी फ्यूज होना जरूरी है। लेकिन एक्साइल में जितनी कार्पेल होंगी उतने चैम्बर होंगे। जैसे यहाँ पे चार कार्पेल है, चैम्बर एक है, यहाँ चार कार्पेल है तो चार चैम्बर है, तीन कार्पेल है तो तीन है, पांच कार्पेल है तो पांच, दो है तो दो। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है एक्साइल में, नंबर ऑफ लॉक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पेल, मतलब जितनी कार्पेल होंगी उतने ही चैम्बर होंगे। ये एक्साइल का फिक्स कैरेक्टर है कि जितनी कार्पेल उतने चैम्बर। और फिर ये ओव्यूल कहाँ पे अरेंज होंगे, ओव्यूल आएंगे एक्सिस में, सेंटर में जो एक्सिस आएगा वहां पे आएंगे, है ना। तो ओव्यूल एट द सेंटर, सेंट्रल
एक्सिस, इस सेंट्रल एक्सिस पे ही प्लेसेंटा होगा जहां पे आप ओव्यूल को ग्रो कराएंगे, है ना। तो ये चार चीजें एक्साइल को है। एक्साइल और पैराइटल में डिफरेंस क्या हुआ कि कार्पेल का नंबर दोनों जगह ज्यादा है, फ्यूज दोनों जगह होना जरूरी है, बट पैराइटल में यूनिलॉकुलर आएगी और एक्साइल में मल्टीलॉकुलर हो जाएगी, जितनी कार्पेल उतने चैम्बर। पैराइटल में पेरिफेरी पे ओव्यूल जा रहे हैं तो एक्साइल में सेंट्रल एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा। ये सब सीरीज में ही है कौन किससे बनता है, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है, हम एक रैंडम पढ़ रहे हैं कि मैंने तो आपको सीरीज चेंज कर दी, एनसीईआरटी में एक्साइल पहले है पैराइटल बाद में, क्योंकि वहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन किससे बना। देखो डायग्राम में एग्जाम्पल के अंदर भी फॉल्स सेप्टम होगा? नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा, जब लिखा नहीं तो क्यों होगा, जहाँ लिखा है वहीं तो बनाओगे। तो फिर सर चार चैम्बर कैसे बनेंगे? बना देता हूँ और बताओ। सर एक बार नीचे कर दीजिए। लो देखो, चैम्बर तो आ ही जाएंगे। जब आप कार्पल को फ्यूज कराओगे तो कहीं पे तो कार्पल की वॉल से टकराएगी ना, वो स्ट्रक्चर मत हटाओ तो पार्टीशन बन ही जाएगा। मान लीजिए मैं दो पेन है ये, इन दोनों पेन को मिक्स कर दूं, चिपका दूं, और फिर आपसे कहूं कि यहाँ से जरा सा कट करो, तो इस पेन के अंदर भी खाली स्पेस है, इस पेन के अंदर भी खाली स्पेस है, लेकिन दोनों जहां से जोड़ रखे हैं फेविक्विक से वो जगह तो दिखाई देगी ना आपको। ऐसे 5 पेन लगा लो, 4 पेन लगा लो, मैं बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कर दो टर्न, देखो। यस सर। अब एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, एग्जाम्पल सारे हैं इसमें, मैं सबसे इजी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। भिंडी सबने देखा है? भिंडी देखा है? यस सर। भिंडी में 5 लाइन होती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो 5 है, और भिंडी को गोल गोल काटोगे तो आपको वो पांचों चैम्बर, और पांचों चैम्बर में एक एक सीड नजर आएगा। इट लुक्स लाइक दिस, 1 2 3 4 5। ये भिंडी को गोल गोल काटो, ऐसे दिखाई देगी। दिखती है नहीं दिखती है? काट के देखी होगी तो दिखाई देगी। यस सर। आप में से नहीं काटी किसी ने तो अलग बात है ना। किचन में थोड़ा बहुत टाइम दो तो अपने आप समझ में आने लगेगी बॉटनी, बिकॉज रिलेटेड है। खैर, ये 5 है ना। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है भिंडी का, लेडी फिंगर। तो इसमें 5 कार्पेल है, मतलब पेंटा कार्पेलर लिया, चलो 5 लिख देता हूँ। 5 कार्पल्स हैं, 5 लॉक्यूल है। यही कंडीशन थी एक्साइल की, जितनी कार्पल उतने चैम्बर, है ना। दिस इज लॉक्यूल, दिस इज ओवरी वॉल या ओवरी मान लीजिए, ये अंदर ओव्यूल है। और फिर प्लेसेंटा कहाँ है? जैसे मैंने कहा कि दिखे या ना दिखे, सेंटर में जो ये डॉट बना हुआ है ये क्या है? ये प्लेसेंटा है। एक्सिस पे है तो एक्साइल नाम दे दिया। तो भिंडी में ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, है ना। लेडी फिंगर के साथ अभी जैसे हमने लिखा था, लेडी फिंगर मतलब मालवेसी, तो अभी तो आप लेडी फिंगर याद रखिए, बट चाहे तो मालवेसी भी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा लिलिएसी का एग्जाम्पल है आपकी बुक में। लिलिएसी में 3 होती हैं, 3 कार्पेल होती हैं तो 3 चैम्बर हैं। ओव्यूल ऐसे अरेंज है ये। तो ये एग्जाम्पल लिलिएसी का है। ट्राई कार्पेलरी, ट्राइलॉकुलर या पेंटाकार्पुलरली पेंटालॉकुलर, है ना। अब ये जो सेप्टा है ये एक्चुअल है, दिस इज कॉल्ड ट्रू सेप्टा। यहां भी बना सकते थे, जगह नहीं थी, यहां लिख दे रहा हूं। ये ट्रू सेप्टम है। ट्रू सेप्टम इसलिए क्योंकि ये ओवरी की वॉल से बना। जब ये वाली ओवरी इस ओवरी से जुड़ेगी तो बीच में स्पेस ये आएगा, लाइन। ये ओवरी जब इससे जुड़ेगी तो बीच में लाइन आएगी, ये ओवरी इससे जुड़ेगी तो बीच में लाइन आएगी। तो जब ओवरी की वॉल से पार्टीशन बनता है तो ट्रू सेप्टा होता है, जबकि पैराइटल में ओवरी की वॉल से नहीं बना था, वहां प्लेसेंटा से बन गया था, तो इसीलिए वो फॉल्स सेप्टम था, उसको नाम दे दिया गया रेप्लम, और वो ब्रेसिकेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो लेडी फिंगर हो गया, लिलिएसी हो गया, दोनों एग्जाम्पल हैं। अनदर एग्जाम्पल अगर आप लोगे बुक में तो सोलेनेसी है। कभी टमाटर को ढंग से काटा है?
कैसे कटेगा? ऐसे। टमाटर में 2 कार्पेल होती हैं। आई डोंट नो कि आप कैसे काटते हो, मुझे तो पता है, तो मैं सही तरीके से काटता हूँ। सीड्स यहाँ पे आएंगे, ओव्यूल। नहीं तो कैप्सिकम, शिमला मिर्च को ठीक से काटिएगा, क्योंकि हम शिमला मिर्च को ऐसे काटते हैं, काटना ऐसे है ना। ये यहाँ पे स्वेल कर जाता है, वो एक अलग बात है। ये बाई कार्पेलरी है, बाई लॉकुलर है, ये ओव्यूल हो गए, ये ओवरी हो गई। सेम। यहाँ पे स्पेशल करेक्टर है, हम आगे भी पढ़ेंगे जब ये फैमिली पढ़ेंगे। जो प्लेसेंटा है वो फूला हुआ होता है। टमाटर में बीच में फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। शिमला मिर्च में आपने डिस्क के जैसा व्हाइट पोर्शन देखा होगा, जिसपे सीड्स लगे होते हैं। तो प्लेसेंटा स्वेल कर जाता है, वो इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। इसको स्वेलन प्लेसेंटा बोलते हैं, बाकी में प्लेसेंटा स्वेल नहीं करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है फैमिली सोलेनेसी का। वो हम आगे फैमिली भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये रिपीट हो जाएगा एग्जाम्पल, है ना। और कौन सा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है एक्साइल का? लेमन दिया हुआ है। ऑरेंज या लेमन को कट किया है। ऑरेंज में संतरा सबने देखा है। संतरे को छीलने के बाद संतरे में कितनी फांक निकलेंगी, किसी को पता होता है? नहीं पता होता। लेकिन जितनी फांक है, मतलब जितने वो पार्टीशन है, जितने चैम्बर है, उतनी ही कार्पल रही होगी, है ना। लेमन या ऑरेंज में पॉली कार्पेलरली होती है। इवन आप अगर लेमन को भी कट करोगे तो यहाँ पे कितनी कार्पेल आएंगी वी डोंट नो, क्योंकि नंबर फिक्स नहीं होता। लेकिन सब में सीड्स नजर आएंगे ऐसी। ये पॉली कार्पेलरली है, मल्टी लॉकुलर। बस जितनी कार्पल उतने चैम्बर। तो इन सब में एक्साइल प्रेजेंटेशन है ना। आपने सबको नेचर में देखा है, भिंडी को भी देखा है, लिलियसी को चलो नहीं देखा आपने, भिंडी को देखा है, टमाटर को देखा है, या टमाटर ले लो, शिमला मिर्च ले लो, सब सोलेनेसी फैमिली के हैं। और नहीं तो आपने ऑरेंज को, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऑरेंज को कट करना है, छीलना नहीं है, सिर्फ कट, जैसे लेमन को कट करते हो। तो लेमन में भी आपको लाइंस नजर आएंगी, और वो लाइन कितनी है वो अलग अलग प्लांट की अलग अलग है। पॉली कार्पेलरली होती है, फिक्स नहीं होता नंबर। पर जितनी कार्पेल होंगी उतने चैम्बर। प्लेसेंटा सेंटर में चला गया तो ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे आ गए आपके। इसी को बोल दिया गया एक्साइल प्रेजेंटेशन। ठीक है, फोर्थ एबीसी हो गया ना। सर हाँ बोलो। सर एक बार ये डायग्राम में ना कार्पल समझा दीजिए, कार्पल समझ में नहीं आता रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा? सर कार्पल का स्ट्रक्चर, मतलब कार्पल क्या है, एक तरह से होती है, जब ये डायग्राम देखो सब। कार्पेल तो अलग अलग है ना बेटा। कार्पेल, आपको जो ये कार्पेल बनाई थी अभी, जो जहां से क्लास स्टार्ट की थी, ये तो आपको सामने से जैसी दिखाई दे रही वो है। बट जब आप इसको यहां से कट कर दोगे तो आपको एक एक सर्किल दिखाई देगा ना, केवल ये बाहर वाला। ऐसी 10 कार्पेल होंगी तो 10 सर्किल बन जाएंगे। अब 10 सर्किल को आपने मिला दिया तो मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ये टीएस है, अच्छा ये एलएस है, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। इसीलिए तो पढ़ाते समय आपको बोला था कि एलएस और टीएस समझते हो ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। कि जब आप लंबाई में काटोगे तो कैसा दिखाई देगा, और अगर आप ट्रांसवर्स एक्सिस से काटोगे तो अलग दिखाई देगा। हमारी बॉडी को लंबाई में स्प्लिट कर दो तो माउथ से लेके और फिट तक सब कुछ दिखाई देगा। और जब अपनी बॉडी को ट्रांसवर्स सेक्शन से काटोगे तो या तो थोरेसिक कैविटी नजर आएगी, या एब्डोमिनल कैविटी नजर आएगी, या आपको हेड के अंदर स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल से अलग स्टडी हो सकती है और ट्रांसफर से अलग हो सकती थी। हमने मार्जिनल में क्यों दोनों बनाए, उसका रीजन है बिकॉज मार्जिनल में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इसको मोड़ नहीं सकते। ये अगर एक्सिस टीएस है तो यहाँ पे इसका मदर एक्सिस आएगा, ये लाइन। तो जो प्लेसेंटा है बेसिकली वो मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है लाइन, और ये प्लेसेंटा है। तो जब आप कट करोगे तो ये एक्सिस और प्लेसेंटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और अगर आपने इसको घुमा दिया तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। घुमाना नहीं है आपको, है ना, आपको वैसे ही रखना है। इसीलिए वहां 2 बना दिए थे, बाकी सब जगह टीएस ही बनेगा, किसी भी जगह पे एलएस नहीं मिलेगा आपको। इवन बुक में भी जो डायग्राम बने वो सारे वैसे ही बने, बस बुक में इतना समझाया नहीं किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी और उसमें भी, नीट में भी, कि प्रेजेंटेशन किस में कौन सा होता है और कितनी ओवरी से बनता है, कितने चैम्बर होते हैं, अरेंजमेंट ओव्यूल का कहाँ पे है, ये सारी बातें पूछी जाती विद एग्जाम्पल्स। तो
याद आपको रखना है तो इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, वरना तो क्या है, हो जाएगा फटाफट। और चाहो तो एक बार एनसीईआरटी से भी फिगर देख लेना, वो एनसीईआरटी में जो फिगर बने उनसे भी आपको समझ में आ सकता है ना। नेक्स्ट क्या आएगा, फ्री सेंट्रल। चौथा, अब क्या करना है, मान लीजिए सेम सिचुएशन हो, बस इसमें मैं क्या करूंगा, इस पार्टीशन को डिसॉल्व कर दूं, तो बाहर से क्या होगा, बाई टू मल्टी हो जाएगा, लेकिन अगर सारे पार्टीशन हटा दोगे तो चैम्बर तो एक ही हो गया, यूनिलॉकुलर। सिनकार्पस तो होना जरूरी है। बस अब डिफरेंस क्या हो गया ये, और ओव्यूल भी सेंट्रल एक्सिस पे रहेंगे। तो एक्साइल और फ्री सेंटर में केवल यही तो डिफरेंस है कि एक्साइल में जितनी कार्पल उतने चैम्बर, बिकॉज ये पार्टीशन है। अगर इस पार्टीशन को आपने हटा दिया तो ये ऐसे बन गया ना, ये कार्पेल आपको नहीं पता कितना है, ये सेंट्रल एक्सिस प्लेसेंटा और ये ओव्यूल, बस ये प्लेसेंटा है, ये ओवरी, एक चैम्बर है यूनिलॉकुलर, सेंटर में ओव्यूल्स। इसमें और इसमें पता क्या है, बस अगर मैं बीच में लाइंस बना दूं तो ये वाला स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाएगा। एक्साइल और फ्री सेंट्रल का एक ही डिफरेंस है, एक्साइल में आपको नंबर ऑफ कार्पेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ लॉक्यूल पढ़ाया जाता है, फ्री सेंट्रल में ऐसा कुछ नहीं है। फ्री सेंट्रल के अंदर, क्योंकि वो फ्री है सेंटर में है, सारा स्पेस डिसॉल्व हो गया, कॉमन स्पेस क्रिएट हो गया, एक ही चैम्बर नजर आएगा आपको कट करने पे, मल्टीपल चैम्बर्स नजर नहीं आएंगे, जबकि एक्साइल में मल्टीपल चैम्बर्स नजर आते हैं, है ना। तो सेप्टा एब्सेंट हो गया बेसिकली, यहाँ पे क्या हुआ है, सेप्टा एब्सेंट। इसीलिए ये फ्री सेंट्रल बोला जाता है ना। दो एग्जाम्पल हैं जो बुक में दे रखे हैं, डायंथस जो दे रखे हैं वही याद रखने, और दूसरा है प्रिमरोज। अलग अलग है, दो अलग से एग्जाम्पल है, अलग से याद रखना है, कोई फैमिली नहीं पढ़नी है। और वो क्या लिखा है एग्जाम्पल? क्या अब एग्जाम्पल क्या लिखा है फ्री सेंट्रल का? डायंथस DIANTHUS और प्रिमरोज PRIMROSE, डायंथस एंड प्रिमरोज। ठीक, सर चार हो इनकी गए। family क्या है? क्या चीज इनकी फैमिली कौन सी होगी? नहीं पढ़नी है आपको, ये दोनों रेयर प्लांट है, छोड़ दीजिए, फैमिली नहीं ओके सर। पढ़नी। फिफ्थ जो लास्ट है एनसीईआरटी में जो दिया है वो बेसल प्लेसेंटेशन है। ई बेसल प्लेसेंटेशन है। बेसल प्रेजेंटेशन में पूरे ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होगा, फिक्स है, बेस पे वो भी, है ना। तो इसीलिए इसको बेसल प्रेजेंटेशन बोला गया है ना। इसको अगर आप कट करोगे तो ये सिंगल लार्ज ओव्यूल एट द बेस ऑफ ओवरी, इट लुक्स लाइक ये ओवरी है, ये इसमें ओव्यूल है, ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर कर लेगा, ये बेस है, और ये बेस है तो फिर ये प्लेसेंटा, ये ओव्यूल जो एक ही है, सिंगल लार्ज ओव्यूल, और ये ओवरी वॉल। चैम्बर एक ही होगा, सो दिस वन इज लॉक्यूल, जो वन है यूनिलॉकुलर, ऐसा आएगा। अब यहां मदर एक्सिस कहां होगा, ये इसीलिए समझा रहा हूं, क्योंकि बेसल को अगर आपने 90 पे घुमा दिया तो आप कहें कि सर ये तो डायग्राम बन गया मार्जिनल के जैसा। ये देखो,
इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है? खाली यही तो है कि इसको 90 पे मुझे घुमाना है, ये डायग्राम ऐसे ही बन जाएगा ना। लेकिन आप घुमा नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे थैलेमस ये है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये थैलेमस ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया गया है। तो आप जबरदस्ती किसी को नहीं घुमा सकते कि सर घुमा दे तो दोनों एक जैसे लग जाएंगे, दोनों एक जैसे एक्चुअली है नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये एट द बेस आएगा, इसीलिए बेसल आएगा। दो कंडीशन है बेसल के बनने की। बेसल के बनने की कंडीशन ये कि या तो बनेगा बाई कार्पुलरली से, बाई कार्पुलरी सिनकार्पस, दोनों फ्यूज होनी चाहिए, चैम्बर एक आएगा यूनिलोकुलर। तो इस केस का एग्जाम्पल है सनफ्लावर। या यूनी मतलब यूनी की जगह आप क्या लिखोगे? मोनोकार्पुलरली, एक ही कार्पेल है। अगर एक ही कार्पेल है तो फ्री या फ्यूज की तो कोई बात ही नहीं आएगी, मोनोकार्पुलरी यूनिलोकुलर। इसका एग्जाम्पल है वीट या ग्रासेस। मतलब दो कार्पेल हो तो फ्यूज होके एक चैम्बर, और एक कार्पेल है तो एक चैम्बर तो हो गई। चैम्बर हमेशा एक ही होगा और एक ही ओव्यूल आएगा पूरी ओवरी में, मतलब पूरे एक चैम्बर में केवल एक ही ओव्यूल होता है, वो भी एट द बेस होता है। सबसे एडवांस टाइप का प्रेजेंटेशन अगर पूछा जाए तो यही है, मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। पूरे फ्रूट में एक ही सीड बना, यही मतलब हुआ ना। और एक फ्रूट में एक सीड है तो इसका मतलब नेचर ने उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको सारा न्यूट्रिशन दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा हेल्दी बनेगा। सर हम्म सर जो बाय कार्पिलरी है उसमें एक ओव्यूल कैसे आएगा, मतलब दो कार्पिल जब फ्यूज होंगे तो? दो कार्पेल फ्यूज कर दी, यहाँ पे जो बेस आएगा ना, ये कार्पेल दिख रही है आपको दो, यहाँ बेस आएगा। अब यहाँ पे एक ही ओव्यूल बनाना है आपको बस, क्योंकि चैम्बर अंदर एक ही है। और उसमें जब मोनोकार्पिलरी होगी तब कैसे होगा फिर? मोनोकार्पुलरली होगा तो यही कार्पेल रोल हो गई। अब यहाँ की जगह ना लगे, मतलब यहाँ होता तो मार्जिनल होता, यहाँ की ना बल्कि यहाँ पे एक बना दिया गया है बस। ओके सर। आएगा बेस पे, इसीलिए बेसल नाम रखा गया। और जो ये डॉटेड लाइन है ये मदर एक्सिस है, तो मतलब प्लेसेंटा मदर एक्सिस पे आ रहा है, जबकि मार्जिनल में जो प्लेसेंटा बनाओगे वो मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। सो ये 5 डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन था, मार्जिनल से लेके बेसल तक। और जो जो एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, जैसे जैसे बताए वैसे वैसे आपको याद रखना है। यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा बेसिकली ये पार्ट ऑफ द फ्लावर था। प्री फर्टिलाइजेशन आपने जैसे फ्लावर पढ़ा था, रूट स्टेम लीफ तो पढ़ ही लिया, उसके बाद फ्लावर पढ़ा, फ्लावर का ग्रुप होगा तो इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा। फिर पार्ट ऑफ द फ्लावर पे आ गए हम, लाइक कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम, ये सब हमने कंप्लीट किया। अब हम मान लेते हैं कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, क्योंकि कैसे होगा उसके लिए 12th पे जाना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बट अभी हम मान लेते हैं कि फ्लावर में चेंजेस होने के बाद फर्टिलाइजेशन सब हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे वो क्या दिखाई देंगे? ओवरी से बन जाएगा फ्रूट और अंदर ओव्यूल से बन जाएगा सीड। तो नेक्स्ट जो 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं दोज वर फ्रूट एंड सीड। पहले हम फ्रूट पढ़ेंगे फिर उसके बाद सीड आएगा। फ्रूट का एक अपना डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, फ्रूट के टाइप बहुत सारे होते हैं। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, जो एनसीईआरटी में फ्रूट्स हैं आपको वही पढ़ने, या कोई मैं आपको पढ़ाऊंगा जो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ बस वही पढ़ना। उसके अलावा मैंने हमेशा आपको बोला है, चौथी क्लास है शायद हमारी, या चौथी या 5वीं क्लास है, कि आपको टेक्स्ट कहीं से नहीं पढ़ना, थ्योरी कहीं और से नहीं पढ़नी। एग्जाम्पल या क्वेश्चन आप जहां से करना चाहें वहां से करिए, जो टेक्स्ट के क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। तो हम अब पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसमें पहले आएगा फ्रूट और उसके बाद आएगा सीड, है ना। सर बोलो। सर सिक्स्थ प्रेजेंटेशन कौन सा था? 6 वाला छोड़ दो, सुपरफिशियल है, बुक में तो है नहीं। ओके सर। वो लोटस के अंदर प्रेजेंट होता है, छोड़ दो कोई बात नहीं। आप 5 याद रखो, आपसे वो सुपरफिशियल पूछा नहीं जाएगा।
सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो पार्ट हमारे पास है उसमें सबसे पहले आएगा फ्रूट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आएगा फ्रूट। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट। अब फ्रूट क्या है? बेसिकली फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद बना ओवरी से, तो फ्रूट को आप क्या बोलोगे? फर्टिलाइज्ड ओवरी बोल सकते हो, है ना। फ्रूट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड ओवरी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है, तो इसलिए फ्रूट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड ओवरी। इन शॉर्ट अगर लिखोगे तो फर्टिलाइज्ड ओवरी को आप फ्रूट बोलोगे, है ना। ये हमारा 5th पार्ट था, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड देन आ गए हम फ्रूट। ये फ्रूट की बात आ गई। फ्रूट आपने लिखा था कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता, केवल सीड बनता है। फ्रूट वाले प्लांट केवल एंजियोस्पर्म में, सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक टू एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट। अब ये अंडरस्टूड है कि फ्लावरिंग प्लांट में हम एंजियोस्पर्म की ही बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता। बहुत बड़ा बड़ा एनसीईआरटी में लिखा है कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता, तो एंजियोस्पर्म में ही केवल फ्रूट बनेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो फ्रूट ओवरी से बनता है, फ्रूट के टाइप्स आएंगे। फ्रूट की वॉल क्या कहलाती है? फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प। उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पार्ट, पेरिकार्प के 3 हिस्से हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एपिकार्प, बीच में जो आ जाएगी वो मीजोकार्प, और सबसे अंदर जो आएगा वो एंडोकार्प। अगर पेरिकार्प एक लेयर हो गई, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट, उसके भी 3 हिस्से हो सकते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो फ्रूट की वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट के अंदर क्या होगा? फ्रूट के अंदर 2 चीजें होंगी, प्लेसेंटा और सीड। अगर मान लीजिए यही स्ट्रक्चर फ्रूट होता, तो जो ओवरी की वॉल है वो तो चेंज हो गई फ्रूट की वॉल में, अब ओव्यूल से बन जाएगा सीड में, तो ये सीड हो गया। प्लेसेंटा पहले भी होता है, बाद में भी रहता है, तो किसी भी फ्रूट के अंदर क्या रह जाएगा? केवल प्लेसेंटा और सीड चैम्बर। पहले भी था खाली जगह, बाद में भी खाली जगह हो सकती है। तो फ्रूट्स बेसिकली क्या होगा? इट हैज या फ्रूट्स हैव सीड्स एंड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा पहले भी था, बाद में भी है। ओव्यूल था जो सीड बन जाएगा, फ्रूट ओवरी जो था वो फ्रूट में, ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल यानी कि पेरिकार्प में चेंज हो गई। तो ये चीजें आ जाएंगी। अब फ्रूट के टाइप्स आएंगे। सर फिर पेरिकार्पस क्या था, एक बार याद दिलाना। पेरिकार्पस कुछ वर्ड नहीं है, पेरिकार्प है, पेरिकार्पस नहीं, पेरिकार्प। पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल। अब टाइप्स पे चलते हैं। टाइप के हिसाब से पहली कैटेगरी क्या है? ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। ट्रू का मतलब जो एक्चुअली फ्रूट है। अब ये एक्चुअली फ्रूट का मतलब क्या है? जो ओवरी से बनेंगे वो ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। डेवलप फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरे क्या कहलाते हैं? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब है ऐसा नहीं कि ये ओवरी से नहीं बनेंगे, बट इनमें होगा क्या? ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी होगा फ्लावर का जो फ्रूट बनाने में हेल्प करेगा। ओवरी के अलावा क्या हो सकता है? डिपेंड करेगा। ओवरी के अलावा अगर हम फ्लावर में क्या पढ़ा है हमने?
हमने कैलिक्स भी पढ़ा था, फ्लावर में करोला भी पढ़ा था, हमने स्टेमन भी पढ़ा था, ओवरी के अलावा हमने स्टिग्मा स्टाइल भी पढ़ा, नीचे हमने थैलेमस या रिसेप्टिकल भी पढ़ा। तो जो भी ये पार्ट है, इनमें से अगर कोई फ्रूट बनाने में ओवरी के साथ आएगा तो ऐसा फ्रूट क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। फॉल्स फ्रूट को हम स्यूडो का मतलब भी होता है फॉल्स, और कार्प का मतलब है कार्पेल, ओवरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो कार्प बोलते हैं। स्यूडो कार्प मतलब फॉल्स फ्रूट। इसका मतलब ये कहां से बन रहे हैं? दे डेवलप फ्रॉम एनी फ्लोरल पार्ट अदर देन ओवरी। जैसे एग्जाम्पल हम पहले इसका पढ़ते हैं, एप्पल हो गया या पियर हो गया। सेब और नाशपाती क्या है? फॉल्स फ्रूट है बेसिकली वो, है ना? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पोर्शन हम खाते हैं, जो एडिबल पोर्शन है, वो पोर्शन कुछ और है। थैलेमस बेसिकली एडिबल है ना? ये हो गया। टर्न कर दो शीट। सर नहीं, अभी नीचे कर दीजिए। सर फिर फॉल्स फ्रूट्स में ओवरी इन्वॉल्व होती नहीं है? नहीं होगी, चेंजेस नहीं आएंगे उसमें। जो एक्चुअली फ्रूट का डेवलपमेंट है वो उसके अदर फ्लोरल पार्ट में है, इसीलिए हम उसको ओवरी को उसमें कंसिडर नहीं करते। होगी तो वही, बिना ओवरी के फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ये ऐसा था ना लिखा है कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएंगे, ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेंगे, तो टेक्निकली चेंजेस होंगे। बट जैसे ओवरी से यहाँ फ्रूट बनता है, तो वैसे यहाँ पे फ्रूट जो बना, जो बल्क ऑफ द पार्ट बना, वो अदर देन ओवरी बना है। अभी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सर इसकी डेवलपमेंट है वो ओवरी के थ्रू नहीं हो रही? मतलब ओवरी के साथ साथ वो भी हो रहा है, लेकिन जो बल्क बनेगा, जो 90% जो मेजर पोर्शन आएगा, दैट इज नॉट ओवरी। तो इसलिए हमने कंसिडर ही नहीं किया ओवरी को। चेंजेस तो ओवरी में भी होंगे। ओके सर। ठीक है, सीड तो बनेगा ना इसमें, ऐसा तो है नहीं कि सीड नहीं बन रहा। सीड बन रहा है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा। ओव्यूल से तो सीड बनता है, तो सीड का डेवलपमेंट होगा। बस फ्रूट का डेवलपमेंट वैसे नहीं होगा जैसे इमेजिन करते हैं। देखो मैं बना देता हूं आपको। लाइक जैसे ये फ्लावर है ना? ये थैलेमस है, आपने जैसे पढ़ा, ये थैलेमस है। ये ओवरी है, ओवरी है तो इसमें ओव्यूल भी होंगे ना। ये स्टिग्मा हो गया, फॉर एग्जाम्पल। ये स्टाइल, सॉरी, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, मतलब। और बाकी फ्लोरल पार्ट भी आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना? अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है इसमें? इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद हो ये रहा है कि ये स्ट्रक्चर तो ड्राई हो गया, जो थैलेमस था वो सेल करके ऊपर चला गया। जैसे आप एप्पल को देखते ही हो, ये एप्पल का स्टॉक नीचे आएगा, यहाँ पे ड्राई पोर्शन एप्पल का बन जाएगा। अब सीड्स एप्पल के यहीं पे हैं। आपको सीड्स भी पता है, एप्पल के सीड्स सेंटर में होते हैं, जिस पोर्शन को आप छोड़ देते हो। हम एप्पल में खाते क्या है? दिस पोर्शन। ये पोर्शन क्या है? थैलेमस है, जो यहाँ पे जरा सा था। अब यहाँ कैसा हो गया? ये फ्लैशी हो गया है। खैर एप्पल है तो एडिबल भी है ये, है ना? तो यहाँ जो बल्क ऑफ द पोर्शन, ये क्या है? ये थैलेमस पूरा ग्रो करके पूरा फूल गया, जूसी हो गया, फूड को स्टोर करने लगा। एप्पल को हाफ कट करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल में एप्पल एंड पियर लिखा हुआ है कि एप्पल और पियर के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट है, दैट एक्स्ट्रा पार्ट इज थैलेमस। कि पूरा का पूरा फ्रूट किससे बना है? थैलेमस से बना है। स्टिग्मा स्टाइल हट गया, नीचे एप्पल का डंडा जहां से स्टॉक लगा होगा वो है। और एप्पल में मेजर पोर्शन किस चीज का है? वो बेसिकली थैलेमस का है। थैलेमस एडिबल है तो इसलिए ये चीज आई है। ऐसे ही आप स्ट्रॉबेरी आप देखोगे, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी जिस पोर्शन को आप खाते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम स्ट्रॉबेरी का बना हुआ है, वो बेसिकली क्या है? इन्फ्लोरेसेंस का एक्सेस है। इन्फ्लोरेसेंस का एक्सेस मतलब पेडंकिल, जिसपे आपने डिफरेंट फ्लावर्स को अरेंज किया था, और फ्लावर के अंदर आपको कार्पेल नजर आएगा। तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि, तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स बहुत सारे आएंगे। अभी तो एप्पल एंड पियर का ये डायग्राम बना है, आप यहां से याद कर सकते हैं। सर तीसरे, बोलो। सर इसमें प्रेजेंटेशन कौन से टाइप की है?
देखना पड़ेगा बेटा, सबकी थोड़ा मुझे याद है ना, सबकी नहीं, मुझे भी याद है। टोटल फैमिलीज जो हैं वो 663 फैमिलीज हैं। अब इन सबकी फैमिलीज और उनके फीचर्स तो ना याद कर सकते हैं, तो जो Yes. इम्पोर्टेंट है वो है, तो मैं प्रेजेंटेशन कह नहीं सकता। ओवरी इंफीरियर है ये याद है मुझे, फ्लावर हाइपोगाइनस है, लेकिन फैमिली नहीं कह सकता। एप्पल एंड पियर की क्या है, देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च मारिए, अपने आप मिल जाएगा। Okay, थर्ड टाइप के क्या है, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, बिना सीड के बेसिकली बन जाते हैं, उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक का मतलब क्या है, सीडलेस। मीन्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे तो फिर सीड तो बन ही नहीं सकते ना, खाली जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल में चेंज हो जाएगी, अंदर सीड्स आएंगे ही नहीं। तो उसको हम क्या बोल देंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। या फिनोमिना क्या कहलाएगा, फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या बन जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, है ना, तो उसको हम पार्थिनोकार्पी बोलेंगे। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, है ना। अब जैसे इसमें एग्जांपल है, लाइक बनाना है, बनाना में सीड नहीं होता ना, सभी जानते हैं। बनाना इज अ एग्जांपल ऑफ जेनेटिक पार्थिनोकार्पी, मतलब बाई जीन्स ऐसा है। बनाना को आप कैसे भी बना लो, बनाना में सीड्स बनेंगे ही नहीं। इट्स कॉल्ड जेनेटिक पार्थिनोकार्पी। हम बनाना लगाओगे तो सीडलेस ही बनेगा, कुछ नहीं कर सकते उसमें। और बाकी प्लांट्स के अंदर इंड्यूस सर कर लेकिन सकते ये हैं। फर्टिलाइजेशन तो होगी तो। फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रही ना, उसके अंदर ओवरी और उस टाइप से जो एग और सिनर्जी जो भी आप पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन को, वैसा कुछ होता ही नहीं इसके अंदर, बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो जाएगा। सर तो तो फिर वो इसका कैसे सर होगा? इसमें बस होता है। सर इसमें बस डिटेल में वेजिटेटिव तो नहीं पढ़ प्रोपोगेशन से सकते कि होगा। वो कैसे होगा, लेकिन होगा। बोलो। सर इसमें बस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। अरे वो तो होगा ही होगा, वो तो मल्टीप्लीकेशन के लिए, बट बनाना तो बनेगा ना। यस सर। बनाना का फ्लावर भी आएगा, फ्लावर है तो बनाना में कार्पेल भी रही होगी। अब बनाना में फ्रूट आ गया तो कार्पेल में जो ओवरी है उससे फ्रूट तो बन गया, लेकिन अंदर जो ओव्यूल है उसमें जो सीड बनना चाहिए था वो नहीं बना। तो फर्टिलाइजेशन होने का मतलब हम एक्चुअली लेते हैं कि सीड के अंदर एम्ब्रियो सैक है, जैसे आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा है, बोला तो था अभी सुबह, मतलब क्लास के स्टार्ट होने से पहले, कि एक हमारे पास ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होगी, मियोसिस के बाद मेगास्पोर, उससे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, जिसमें एग सिनर्जिड एंटीपोडल ये सब चीजें आती हैं। तो एक मिनट, तो बेसिकली उसमें क्या है कि उसमें स्ट्रक्चर तो सारे हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो सीड से जो जाइगोट बनना चाहिए था, मतलब जो एग से जाइगोट बनना चाहिए था जिससे एम्ब्रियो बनेगा, या ओव्यूल से जो बेसिकली सीड बनना चाहिए था वो नहीं बना, लेकिन बाहर जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट की वॉल में चेंज हो गई। ओवरी वॉल को फ्रूट की वॉल में चेंज करने के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत होना है। फर्टिलाइजेशन तो कहलाता है इवेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो ओवरी वॉल को फ्रूट की वॉल में चेंज कर रहे हो तो उसमें मेल फीमेल गैमीट के फ्यूज करने का होता ना कोई रोल है। उसका रोल कब आएगा, उसका रोल आएगा सीड के अंदर जाइगोट बनाने में, जाइगोट जिससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद सीड बनता है। तो यहाँ केवल उतना काम हो रहा है कि ओवरी वॉल से पेरिकार्प यानी फ्रूट की वॉल बन गई, अंदर ओव्यूल से सीड नहीं बना। ये इस बात का मतलब है, इससे ज्यादा डिटेल हम पढ़ नहीं सकते, बिकॉज हमारे लिए पार्थिनोकार्पी एक लाइन है और सर हायर क्लासेस में पार्थिनोकार्पी पूरा चैप्टर है। कि आपने जैसे किसी ने पूछा ना अभी कि कैसे होगा, तो कैसे नहीं समझ सकते, बस होता है, याद रखिए। अब बोलो। सर फिर मतलब जो स्टेम होते हैं उनके पास भी पोलन ग्रेन नहीं होता इनके? बेटा सब कुछ होता है, अगर बॉडी में मेल गैमीट है तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। सर आप लेकिन ये बताओ भी तो मुझे, मतलब कि हो ही जाए आप ऐसे कोई, फर्टिलाइजेशन। आप एनिमल के हिसाब से सोचो, एनिमल के अंदर मेल गैमीट बन रहा है तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कुछ और नहीं चाहिए उसके अलावा। यस सर या चलो लेकिन मैं कह रहा हूँ मेल गैमीट भी है और फीमेल गैमीट भी है, तब भी क्या हो जाएगा। नो ये तो सर। आपको पढ़ा दिया जाता है कि मेल फीमेल से फ्यूज कर जाए,
अगर मान लीजिए एक मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल हैं, वो दोनों कॉपुलेट करके कंप्लीट भी करते हैं प्रोसेस को, तब भी स्पर्म एग तक पहुंच जाएगा? नो सर। नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एग एक पर्टिकुलर टाइम पे ही अवेलेबल होता है। उतने टाइम के अंदर अगर वो सक्सेसफुली पहुंच गया तो जाइगोट बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फीमेल के अंदर एग पूरे मंथ तो ना अवेलेबल है, केवल ओव्यूलेशन के डे पे अवेलेबल है। तो ऐसे ही प्लांट का भी होता है कि राइट मोमेंट पे राइट चीज होगी तो पॉसिबिलिटी आएगी। चीजें तो बन रही हैं यहाँ पे, बट जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं। और जब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं तो उनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर मिस हो गया तो वो पूरा इवेंट कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम तो आया फर्टिलाइजेशन का, पॉलिनेशन भी हुआ, पॉलन भी लैंड कर गया, बट पॉलन ट्यूब ही मान लीजिए नहीं बनी। पॉलन ट्यूब बन गई तो मेल गैमीट रिलीज नहीं हुए, मेल गैमीट रिलीज हुए तो आगे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। अलग अलग इवेंट है। तो पार्थिनोकार्पी में अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग इवेंट्स आते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जाइगोट नहीं बन पाता, जाइगोट नहीं बन पाता, एम्ब्रियो नहीं बन पाता, सीड नहीं बन पाता, लेकिन बाहर जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएंगे। बाहर का चेंज होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन वो बन जाएगा। तो फ्रूट बन गया, सीड नहीं बना। सर मतलब कोई सा भी ऐसा केस नहीं हो सकता जिसमें कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाए? अगर हो जाएगा तो ये नॉर्मल फ्रूट्स बन जाएंगे, फिर पार्थिनोकार्पी क्यों लेके आ रहे हैं? यस सर। अगर फर्टिलाइजेशन करा दोगे तो ट्रू फ्रूट्स बन जाएंगे ना। ट्रू फ्रूट्स या फॉल्स फ्रूट बन जाएंगे, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहां भी है, जैसे जेनेटिक है, यहां तो क्या है कि यहां तो बनते ही नहीं है। यहाँ पे तो बनाना के अंदर तो ओव्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं होता, बाई जीन्स नहीं होता। तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई कि यहाँ फ्रूट बनेगा लेकिन सीड बनेगा ही नहीं बनेगा। बाकी एग्जाम्पल अगर आप लो, लाइक ग्रेप्स हैं, है ना, या आप एप्पल भी आते हैं पार्थिनोकार्पिक, है ना, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं लाइक ऑरेंज पार्थिनोकार्पिक आता है, ये सब सीडलेस होते हैं। इन सब में हम कोशिश करते हैं, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड केमिकल्स डाल के पार्थिनोकार्पी करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो बन जाएगा, बिकॉज ग्रेप तो खुद ही इतना छोटा सा फ्रूट है, अब उसमें सीड भी बनता तो खाने में बड़ी दिक्कत होती ना। तो हमने क्या किया, हमने केमिकल्स को यूज करके उसका सीड फॉर्मेशन इनिबिट कर दिया, फ्रूट बन गया, सीड नहीं बना। अब सीडलेस ग्रेप्स आ गए, आप चाहे जूस निकालो चाहे सीधे चबा लो, क्योंकि ग्रेप तो खुद डेलिकेट है ना। मान लो उसके अंदर सीड होता तो दिक्कत करता ना, तो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से सीड हटा दिया। ऐसे ऑरेंजेस का केस है, सारे तो जूसी होते हैं, बीच में सीड बड़ी दिक्कत करता है, सीड होते भी ऑरेंज या लेमन के कड़वे हैं। एप्पल में भी होता है, एप्पल के सीड्स के अंदर तो साइनाइड्स भी प्रेजेंट होता है लिटिल अमाउंट में। तो एप्पल सीडलेस आने लगे, सिर्फ आपने मिक्सी में डाला, क्रश किया, एप्पल का जूस तैयार हो गया। अगर सीड होगा तो वो केमिकल मटेरियल भी जाएगा, और अगर हम सीड को निकालने की कोशिश करेंगे तो वेस्ट भी जनरेट होगा। तो ये हमारी जरूरत थी कि हमने केमिकल्स को यूज करके इनमें पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर लिया। इवन अगर आप कैप्सिकम एग्जाम्पल लोगे, शिमला मिर्च, उसमें कई बार सीड होते हैं कई बार नहीं होते, ये इन्वायरमेंटल पार्थिनोकार्पी कहलाती है। जैसे कैप्सिकम के केस में टेम्परेचर रीजन है। अगर आप कैप्सिकम के प्लांट को शिमला से ऊपर ग्रो कराओगे, शिमला से ऊपर कुफरी हो गया या जहां बर्फ पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो कैप्सिकम का साइज बड़ा होगा और उसमें एक भी सीड नहीं बनेगा। और अगर उसी प्लांट को आपने डेयरी में लाके ग्रो कराया तो फ्रूट का साइज छोटा हो जाएगा और सीड बन जाएगा। मतलब सीड बनाने का रीजन टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सीड बनाने का जो जीन होगा वो जीन टेम्परेचर की वजह से काम कर रहा है। अगर चिलिंग टेम्परेचर दे दोगे तो वो जीन अपना काम नहीं करेगा, तो सीड नहीं बनेगा। अगर टेम्परेचर उसे नॉमिनल मिला तो जीन अपना काम करेगा और सीड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पार्थिनोकार्पी। ये मैंने तीन आपको इसलिए बता दिए क्योंकि इन तीनों के बारे में हम आगे भी कहीं पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में और उसके बाद 12th में भी। एनसीईआरटी में फिलहाल सीधे सीधे एग्जाम्पल दिए कि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। अब आज के लिए तो इतना ही कर लेते हैं। इसके बाद आपको फ्रूट्स के टाइप दे रखे हैं, या एक कर लो क्योंकि हमें वो करना है। इसमें एक एग्जाम्पल आप, ये तो तीना कंप्लीट हो गया, 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं तो 3 टाइप के फ्रूट्स कंप्लीट हो गए। एक नाम दे रखा है आपकी बुक में ड्रूप। ड्रूप इज ए टाइप ऑफ फ्रूट, है ना, ये ट्रू फ्रूट है। फ्रूट का एक डिटेल क्लासिफिकेशन है, फ्रूट अलग अलग टाइप के होते हैं। ड्रूप एक फ्रूट का टाइप है। ड्रूप का मतलब क्या होता है? ड्रूप का मतलब होता है जब आपने यहाँ पे लिखा कि फ्रूट की वॉल की 3 लेयर है,
एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, है ना। तो जब ये एंडोकार्प हार्ड होती है, स्टोनी, पत्थर के जैसी, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? ड्रूप बोलते हैं। दिस इज हार्ड स्टोनी एंडोकार्प, है ना। तो वो ड्रूप कहलाता है। और ये वन सीडेड होता है। यूजुअली इसमें क्या होगा? एक सीड होगा, है ना। एग्जाम्पल में आपकी बुक में दो बने हैं डायग्राम, एक मैंगो का बना हुआ है और एक कोकोनट का बना हुआ है। मैंगो और कोकोनट। अब मैं मैंगो का डायग्राम नहीं बना रहा, आप, मैं बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए, आम सब जानते हैं। आप अगर एक मैंगो लोगे, मान लीजिए कच्चा आम आपने लिया है, तो एक ग्रीन कलर का छिलका है, दैट इज एपिकार। फिर एक व्हाइट कलर का पोर्शन कच्चे आम में निकलेगा जो खट्टा है, दैट इज मीजोकार। और फिर एक आम की गुठली आएगी जो एंडोकार्प है। आपने कभी नोटिस किया होगा अपनी डेली लाइफ में कि कई बार जब आम का अचार डालते हैं तो गुठली कटती नहीं है, एक बड़ा सा सरौता आता है जिससे प्रेशर देके हम गुठली को काटते हैं, बिकॉज वो जो स्ट्रक्चर है एंडोकार्प, वो हार्ड है, स्टोनी, पत्थर के जैसा हार्ड है। उसको आप बाई प्रेशर काटोगे तो आपको आम की गुठली के अंदर आम का एक बीज निकलेगा, क्योंकि आम में गुठली में एक ही सीड होता है। तो मैंगो का डायग्राम एनसीईआरटी में बना है, आप उससे इमेजिन कर सकते हो। इवन पका आम भी होता तो आम का छिलका यानी एपिकार्प, आम का गुदा यानी कि मीजोकार्प, आम की गुठली यानी कि एंडोकार्प, और गुठली के अंदर एक सीड होगा। अगर गुठली को काट पाए तो, नॉर्मली चाकू से गुठली नहीं कटेगी, बिकॉज वो हार्ड है, स्टोन लाइक हार्ड है, स्टोनी है वो। यही ड्रूप की डेफिनेशन देता है। ड्रूप का मतलब है एक ऐसा फ्रूट जिसका एंडोकार्प बहुत ही ज्यादा हार्ड हो, इतना हार्ड जितना पत्थर होता है ना। तो ये मैंगो हो गया। अब कोकोनट की बात करते हैं, बोलो। सर एवोकाडो एग्जाम्पल हो सकता है इसका? बेटा एवोकाडो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। पहले तो एवोकाडो का जीनस देखना पड़ेगा क्या है, उसके बाद कोई बात आएगी। एवोकाडो तो इंग्लिश नेम है जहां तक मेरी नॉलेज है, एवोकाडो का जीनस कुछ और होगा। दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक में कोकोनट दिया है। सर किसी भी प्लांट का फ्लैशी पार्ट क्या होता है, एडिबल पार्ट क्या होता है किसी भी फ्रूट का? सबका अलग अलग आएगा, हर फ्रूट का एडिबल पोर्शन अलग है। जैसे आम में आप क्या खाते हो? मीजोकार्प। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आम का छिलका भी खा जाते हैं, तो आपके खाने से आंसर नहीं बदलेगा। आम का एडिबल पोर्शन क्या है? मीजोकार्प है ना। अब हर जगह मीजोकार्प थोड़ा ना होता है, किसी जगह आप गुठली खाते हैं। मान लीजिए आपसे कहूँ मटर की फली में क्या खाते हैं, तो मटर का छिलका थोड़ा ना खाते हैं, मटर के अंदर जो सीड्स होते हैं वो खाते हैं। तो मटर अगर एक फ्रूट है तो उसके अंदर जो आपने पोर्शन खाया वो सीड हो गया। तो हर एक प्लांट का एडिबल पोर्शन अलग अलग होगा। और सारे प्लांट में आप कुछ ना कुछ खाते हो ये भी जरूरी नहीं है, बहुत सारे प्लांट है जिनका आप कुछ भी नहीं खाते। तो इट डिपेंड्स कि किस प्लांट में एडिबल पोर्शन क्या है और किस फ्रूट का एडिबल पोर्शन क्या है, ये भी अलग अलग है। एक कोकोनट है, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कोकोनट एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाकी फिर आप अपना डाउट पूछ सकते रहते हैं। कोकोनट में अगर आपने एक प्रॉपर नारियल देखा है, वो नारियल जो नारियल पानी वाला बेचता है, ग्रीन कलर का नारियल होता है, तो दैट ग्रीन स्ट्रक्चर इज एपिकार्प। फिर उसको कट जब वो करते हैं, आप नारियल पानी पीने के बाद कई बार कहते हैं कि इसको काट दो तो क्रीम मिल जाएगी मुझे, तो काटने के बाद जो मोटाई नजर आती है नारियल पानी में, जो नारियल की है, वो मीजोकार्प है, व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देगा। यही नारियल जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसी से फाइबर बनते हैं, कोकोनट का जो फाइबर होता है वो सर
मैम हेलो मैम। मैम क्लास होगी?